गुड मॉर्निंग होता है। गुड इवनिंग। गुड नाइट। सर अंधेरा अंधेरा आ रहा है सर, आपका चेहरा क्लियर नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। सर वॉइस नहीं आ रही। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? यहाँ तो आ ही रही है सबको। अच्छा, जो घर बैठे हैं, उनको आवाज आ रही है? बढ़िया है, चलो। तो सबको आवाज आ रही है, चलो। तो शीट के डिस्कशन में था अपने पास एक्सरसाइज 3(2) पार्ट थर्ड, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। चलो भाई, 2 पार्ट थर्ड में अपन ने कितने कर लिए थे? हाँ भाई, कितने कर लिए थे 2 पार्ट थर्ड में? 10 तक कर लिए थे, ठीक है, चलो। 2 पार्ट थर्ड में हम लोगों ने 10 तक कर लिए थे, तो उसी के आगे से काउंटिंग शुरू करेंगे, है ना? चलो, तो इसके बाद मैं पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर। यार 11 भी मैं बता चुका हूँ, ऐसा मुझे याद आ रहा है यार। कौन बोला फिर 10 तक करे थे? 11 तक अपन कर चुके थे ना, ये समेशन अंदर चला जाएगा, ये वाला कर लिया था अपन ने शायद। चलो 11 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 14। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में आओ, क्या कह रहा है? अच्छा देखो, हमें A9 लिखना है, A10 लिखना है ना? तो A10 लिखना है तो ऐसे समझो कि पहले A9 तक कुल कितने एलिमेंट आ गए, वो हमें देखने पड़ेंगे। तो A1 में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1। A2 में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2 स्क्वायर। A3 में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 3 स्क्वायर। तो A9 में कितने एलिमेंट आएंगे? 9 स्क्वायर। तो यहां तक का सम अपन निकाल ले। तो ये फर्स्ट 9 नंबर्स के होल स्क्वायर का सम होगा। तो फॉर्मूला कितना होता है? n+1 2n+1/6। कितना आ रहा है ये? सोल्व करके बताओ ना। अब तुम लोगों के बैठे हुए होते मैं सोल्व करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारा भी तो सम्मान है। 285, ठीक है, चलो भाई। अब सोचो, ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन ऑनलाइन था तब तो मैं कर देता था, अब तुम ऑफलाइन में बैठे हो, तुम्हारा भी तो सम्मान रखना पड़ेगा। अब ऐसी कैलकुलेशन में करके बताऊंगा, देखो ये 3 3, ये 2। अरे अच्छा थोड़ी ना लगेगा तुम्हारे सामने कैलकुलेशन करते। 285 आ गया। मतलब A9 तक जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो वहां पे अपने पास कितना आएगा? 285 नंबर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब जब आप A10 लिखोगे तो जो पहला नंबर आएगा वो 286 वाला आएगा, क्योंकि 285 एलिमेंट निकल जाएंगे, तो ये पहला 286 आएगा। फिर A287 आएगा, है ना? और ये जो लास्ट वाला नंबर आएगा ये कितना आएगा? 385। टोटल 100 एलिमेंट होंगे ना, टोटल 100 एलिमेंट होंगे, तो ये कितना आएगा? 385। तो A10 जब हम लिखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग होगी 286 से और ये खत्म किस पे होगा? 385 पे।
अब हमें क्या कह रहा है ये कि ए आर किसके बराबर है? ए आर इक्वल्स टू कितना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर log 2r। तो अब इस A286 की वैल्यू देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर log 286। अब 286 के आसपास का देखो 2 की पावर में कितना होता है? 286 किससे बड़ा होता है? 256। 256 2 की पावर में कितना होता है? 8। तो 2 की पावर 8, और ऑब्वियसली ये छोटा किससे हो जाएगा? 2 की पावर 9 से। तो ये 2 की पावर 8 से 2 की पावर 9 के बीच की क्वांटिटी है। तो बेस 2 पे जब इसका लॉग लेंगे तो 8 से 9 आएगा, और 8 से 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 8। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? 8। ये क्लियर है सबको बात? भाई ये जो क्वांटिटी है ये 2 की पावर 8 से 2 की पावर 9 के बीच में है। बेस लेंगे लॉग जिसका बेस 2 है, तो नंबर कहां से कहां तक जाएगा? 8 से 9 के बीच, और 8 से 9 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8। अच्छा, अगर सेम क्वांटिटी आप 2 इसके लिए करोगे 385, तो ये भी यही लेने वाला है। 385 भी 2 की पावर 8 से 2 की पावर 9 के बीच में जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर हैं वो सारे कितने हैं? 8 8 8 और 8। इसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 10 10, 80 आंसर आ जाएगा। ट्रेस में टोटल 10 ही तो एलिमेंट आएंगे, A11 A22 A33, तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 10। 10 बाय 10 का है तो डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? 10, और हर एक एलिमेंट कितना है? 8, तो 80 आंसर आ जाएगा। हर एक एलिमेंट कितना है? 8, तो 80 आंसर आ जाएगा। चलो A14 के बाद आ जाते हैं A15, और सॉरी 15 16 16। 16 में क्या है? अरे इससे क्यों परेशान हो? ये जो नीचे ABC लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। वो तो आप तो इसको ऐसे समझो, ये 3 सिस्टम लिखे हुए हैं, A² B² C² से क्यों समझ में था? आप तो ऐसे समझो ये सिस्टम लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ये सिस्टम लिखा हुआ है, बस साइड में लिख दो। वेयर कैपिटल X इक्वल्स टू, इस सिस्टम को सोल्व करना है, और ये सिस्टम दोनों क्या है? सेम ही। ठीक है, चलो इसके बाद अच्छा ये 2 पार्ट थर्ड में घर बैठे वाले में से किसी को सवाल क्या कह रहा है? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन है ना, मतलब इनफाइनाइट ही हो गया और क्या। बहुत सारे सॉल्यूशन है भाई, क्या होता है? या तो यूनिक होता है, या फिर नो होता है, या फिर इनफाइनाइट होता है। तो अगर फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन तो आएंगे नहीं, या तो एक आएगा, या तो फिर नहीं आएगा, या तो फिर इनफाइनाइट आएगा। तो फाइनाइटली मेनी मतलब इनफाइनाइट ही हो गया। ठीक है, चलो तो इसमें और किसी का कुछ नहीं है। अब आते हैं पार्ट 4 में, है ना। तो पार्ट 4 में आता है अपने पास मेज द कॉलम फर्स्ट। पार्ट 4 मेज द कॉलम फर्स्ट में किसी का कुछ? पार्ट 4 में मेज द कॉलम फर्स्ट का यार इसमें तो सी और डी पूछ रहे हैं बच्चे। अच्छा सी और डी में क्या है? अरे बेटा सी तो पूछने वाले नालायक हैं, देखो जो सी पूछ रहे हैं वो तो, क्योंकि सी में तो पूछने लायक कुछ है ही नहीं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स से A माइनस बी, इसका मतलब म्यू स्क्वायर माइनस 49 क्या हो जाएगा? 0। तो म्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 7, है ना। तो ये सी तो जिसने पूछा है ना वो नालायक बोल सकते हैं उसको, है ना। तो क्योंकि सी नहीं पूछना चाहिए था, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब जो नीचे वाली पोजीशन होगी वो 0 होगी, और वो पोजीशन होगी म्यू स्क्वायर माइनस 49, तो प्लस माइनस 7 आएगी, है ना। चलिए ठीक है। और डी के लिए क्या है? अच्छा तो देखो इस तरह के सवालों के लिए मैंने पहले ही बताया
कि इस तरह के सवालों के लिए हम ऑपरेशन सोचने में टाइम खराब ना करें। हमें अननोन निकालना है तो एबीसी तीनों की वैल्यू कितने पुट कर दो, 1 1 और 1 पुट कर दो। तो जैसे ही डी ऑप्शन करना है आपको, तो एबीसी तीनों की वैल्यू क्या पुट करो, 1 1 और 1 पुट कर दो। तो एबीसी तीनों की वैल्यू 1 1 1 पुट करो तो आसान सा डिटरमिनेंट बनेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऑपरेशन को सोचने में टाइम खराब नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं कॉलम 2 में। आओ बेटा कॉलम 2 में बताओ। कॉलम 2 में भी, अच्छा यहाँ जो बैठे हैं इनको कुछ पूछना कॉलम 2 में नहीं, जो घर बैठे हैं उनको क्या पूछना। कॉलम 2 में मिहिर लिख रहा है सी और कुमार जी लिख रहे हैं डी। अच्छा सबको सी डी। अच्छा ये जो मिहिर सी पूछ रहा है, ये मिहिर सी कौन से बैच का बच्चा है। मिहिर अभी बैच लिखना तो अपना पहले कौन सा बैच था, मिहिर लिख रहा है PA2। तो मिहिर अगर तुम PA2 के बच्चे हो तो तुम्हारे तो बेटा ये क्लास नोट्स में है ना, वो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका लास्ट सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बाद जो सवाल किए थे उसका लास्ट एग्जांपल यही है। तो तुम्हें तो वहां पे मिल जाएगा, तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम डी पे। तो डी क्या है वो देख लेते हैं। A इज ए स्केलर मैट्रिक्स A11 A22 A33। अच्छा स्केलर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपन जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I होता है। हाँ हाँ, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, तो K किसके बराबर हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ है 3/t का है, स्केलर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8। चलो ये COD मैंने बता दी है। चलो इसके बाद आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 में। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1, अच्छा ऑफलाइन वालों को कोई डाउट नहीं आ रहा यार, क्या बात है। ये देखो ऑनलाइन वाला, अच्छा ऑफलाइन आते ही डाउट खत्म हो गए दिखते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। अब तुम सोचते होगे कि अपन क्यों परेशान हो, ऑनलाइन वाले हैं तो सही डाउट पूछने के लिए, वो तो पूरा बैच ऑफलाइन हो जाता तो तुम लोग कष्ट करते हैं। अब तुम्हें पता है कि अपन क्यों पूछ के बुरे बनो, और क्यों ऐसा किसी को बताओ कि अपने को नहीं आता। पर कोई बात नहीं, तुम नहीं बताओगे तो पेपर में जब नंबर आएंगे तब सारी दुनिया को पता लगेगा कि नहीं आता। मतलब ऐसे पूछने में क्या है, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना, पूछ तो सकते हैं अपने को नहीं आता, तो ऐसे किसी दूसरे के भरोसे क्यों बैठे। ये देखो ऑनलाइन वालों तुम्हारे भरोसे बैठे हैं, ये ऑफलाइन वाले हैं, सवाल नहीं पूछ रहे, इनका ध्यान रखना तुम, है ना। इनकी तरफ से क्वेश्चन तुम्हें पूछने, इन लोगों ने कसम खाई है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सिर्फ तुम लोगों के लिए, क्योंकि ये तुम लोगों का दर्द समझते हैं और ये जानते हैं कि अगर टीचर मैं इनकी तरफ देखूंगा, हाथ खड़ा हुआ तो हो सकता है तुम्हारी तरफ ना देख पाऊं, तो इसलिए ये लोग कुर्बानी दे रहे हैं सब। और ये लोग कुर्बानी दे रहे हैं, वो अलग बात है कि हो सकता है कुर्बानी सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में ही दे रहे हो, बाकियों में ना दे रहे हो, सब में दे रहे हो, तीनों सब्जेक्ट में। मतलब पूछ रहा हूं मैं तो कि ये कुर्बानी सिर्फ मेरे बैच में ही है या तीनों सब्जेक्ट में कुर्बानी दे रहे हो, तीनों में कुर्बानी। तो ये लोग सब तुम्हारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, है ना। तो डाउट पूछने में तुम्हें इनका ध्यान रखना है ना। ठीक है चलो, तो इस कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है। अच्छा तो तुम्हारा ध्यान रखते हुए ऑनलाइन वालों ने सारा पूछ लिया, 3 4 5 सब लिख दिए उन्होंने। उन्होंने कहा जब हमारे भाई चाह ही रहे हैं तो फिर लिख दो सारे। चलो देखो, अगर ये तीसरा तो शायद अपन लोग क्लास में भी कर चुके हैं, है ना, कि भाई हमें 3 1 है और 3 0 है और 3 -1 है। तो अगर टोटल मैट्रिक्स बनाने हैं, पहले तो टोटल की बात करते हैं। तो टोटल मतलब मुझे 9 चीजों को अरेंज करना है, जिसमें से 3 सेम है, 3 सेम है और 3 सेम है। तो 3 सेम 3 सेम 3 सेम है, तो ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, ये तो टोटल होंगे। हालांकि टोटल यहाँ पे नहीं पूछा है, और टोटल हमसे नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम टोटल की बात कर रहे हैं कि भाई टोटल तो इतने होंगे, क्योंकि हमें 9 एलिमेंट एडजस्ट करने हैं और 9 एलिमेंट है जिसमें से 3 सेम 3 सेम और 3 सेम है, तो ये टोटल तो ये हो गए। अब हमें तो लेकिन सिमेट्रिक की बात करनी है। तो देखो जो सिमेट्रिक होगा, तो अब इस पे ध्यान से समझो। सिमेट्रिक में क्या होगा
यहां पे एक्स वाई जेड है तो यहां पे भी एक्स वाई जेड आएगा। तो अब आप क्या तीनों 1x हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो अगर यहां पे एक 1 है, ये एक्स वाई जेड अगर तीनों 1 1 1 हो गए तो गड़बड़ है। यहां पे 3 1 1 1 कहां से लाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, एक 1 इधर आएगा, एक 1 इधर आएगा और एक बीच में आएगा। क्योंकि समझो इधर 2 1 आ गए, एक्स और वाई दोनों 1 हो गए, मान लो एक्स और वाई दोनों 1 हो गए, तो अगर एक्स और वाई दोनों 1 हो गए तो 2 1 यहां भी चाहिए। तो कितने चाहिए? 4। अपने पास कितने हैं? 3। इसका मतलब ये किस तरह बटेंगे? एक 1 यहां, एक यहां और एक यहां। इसी तरह 0 भी एक यहां और एक यहां, और इसी तरह -1 भी एक यहां, एक यहां, एक यहां। क्योंकि कोई भी चीज 2 इधर आ गई तो इधर के लिए 2 मिलेगी नहीं अपने को। तो 1 1 1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब 1 1 1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो समझो यहां 1 -1 और 0 को बांटना है, तो इन 3 चीजों को 3 प्लेस पे अरेंज करना, फैक्टोरियल 3। इन 3 चीजों को 3 प्लेस पे अरेंज करना, फैक्टोरियल 3। अब ये जो एक्स वाई जेड है, इन तीनों में से भी एक 1, एक -1 और एक 0 होगा। एक 1, एक -1 और एक 0 होगा। तो इन 3 प्लेस पे 3 एलिमेंट को अरेंज करना, फैक्टोरियल 3। टोटल कितना? 36। इनको अरेंज नहीं करना भाई, यहां 1 आ गया तो यहां 1 ही आएगा, यहां -1 आ गया तो यहां पे -1 आएगा। तो ये तो इनको देख के लिखे जाएंगे, तो हमें बस या तो इनको अरेंज करना है या फिर इनको अरेंज करना। तो इन 3 को अरेंज करना फैक्टोरियल 3, इन 3 को अरेंज करना फैक्टोरियल 3। भाई इन 3 में से एक -1, एक 0 और एक 1 ही तो होगा। और हमारा काम कब पूरा होगा? जब ये भी अरेंज होंगे और ये भी अरेंज होंगे, तो 36 आएगा। तो एग्जैक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। और 36 अपना आंसर आ रहा है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें टोटल कितना आ रहा है? 36। मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट है, 34 to 36। चलो एक काम तो ये कर दिया अपन ने। अब दूसरा काम क्या करना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी सच दैट bx बराबर u हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो मैंने 3 का आंसर लिखा। अब bx बराबर u क्या है? 0 0 0। तो bx बराबर u का मतलब क्या है? होमोजीनियस। और अगर होमोजीनियस सिस्टम होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो डेल्टा कितना होता है? 0। भाई होमोजीनियस है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, x -1 z और y z और 0। सोल्व करो तो इसको कितना आ रहा है? एक्सपेंड करके बताओ फटाफट, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताया करो, रुकना पड़ता है तुम्हारे लिए। अभी मैं एक्सपेंड करूंगा, अच्छा लगेगा? नहीं। अरे भाई भाई IITian है, उनके सामने कोई फैकल्टी ऐसे सोल्व करेगी, अच्छा लगेगी? देखो बेटा ये 1, इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे थोड़ी। एक बार डिसाइड कर ले, ऐसे कोई जल्दी नहीं है अपने। y² - z², ठीक है। तो भाई ये सोल्व करके आ गया y² - z², है ना। अब y² - z², तो अब देखो ये हमें 0 चाहिए। तो देखो ये कब कब 0 हो सकता है, बताओ मुझे जल्दी से। ये कब कब 0 हो सकता है? या तो दोनों 1 तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक 1, एक -1 और एक 0 होगा। तो ये 0 कब आएगा? ये 0 कब आएगा? जब ये y 1 हो जाए और z -1 हो जाए, या फिर y -1 हो जाए और z 1 हो जाए। दो ही केस है, और कोई केस किसी के दिमाग में आता हो? एक -1 है, एक 0 और एक 1 है, तो y और z बराबर कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों डिफरेंट है ना। तीनों डिफरेंट है तो बराबर कैसे होंगे? नहीं हो सकते। तो एक ही ऑप्शन है, ये 1, ये -1, ये -1 और ये 1, क्योंकि स्क्वायर करने से दोनों क्या बन जाएंगे? 1। तो ये कितने केस हुए? 2। ये कितने केस हुए? 2। और ये कितने केस हुए? ये कितने केस हुए? फैक्टोरियल 3 कितना हो गया? 12। ये तो होंगे ना अभी अरेंज। अपन ने तो इसको देख लिया भाई, इसके ही है। तो ये जब यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये टोटल कितने केस हुए? 12। तो 12 ऐसे केस हैं जिसमें ये डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। और चूंकि होमोजीनियस सिस्टम है
तो इन सब में क्या मिलेगा हमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इसका आंसर हो गया। तो 12 ऐसे हैं जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो चौथे के साथ पांचवा हमें फ्री मिलेगा। फ्री कैसे मिलेगा? हम कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ बी कितने केस के लिए 0 है? 12। ये कौन सा सिस्टम है? होमोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 5 का सिस्टम कौन सा है? नॉन होमोजीनियस। सवाल पढ़ लेना एक बार बीच में, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सिस्टम है वो कौन सा है? नॉन होमोजीनियस। अरे ये बात समझ में आती है? मैं बोल रहा हूं जो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस ये सब पढ़ा हुआ ही है ना। तो सिस्टम नॉन होमोजीनियस है क्योंकि वी में 100 लिखा हुआ है, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो अगर डेल्टा 0 होगा तो इसमें दो चीज की मिक्सिंग आएगी ना, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम इनकंसिस्टेंट, मैक्सिमम नो सॉल्यूशन के केस कितने बन सकते हैं? 12। तो देखो सी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट फॉर एटमोस्ट 12 मैट्रिक्स बी। क्योंकि जब होमोजीनियस है तो इस केस में सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन जब होमोजीनियस नहीं होता है तो इसी केस में दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग होती है, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, तो उसके मैक्सिमम केस कितने बन सकते हैं? 12। वही सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। और मिनिमम के लिए केस बना के और देखना पड़ेगा, मिनिमम के लिए केस बना के और देखना पड़ेगा। ये कॉम्परेशन है। अब बच्चों की तरफ से डिमांड आ रही है कि चैट प्राइवेट कर दे। ठीक है चलो चलो। एक बच्चा लिख रहा है कि यहाँ पे XYZ हो रहेगा। तुमने मुझे गलत सोल्व करके बताया क्या? ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे 2XYZ भी आएगा। आ रहा है? कोई बात नहीं। देखो अगर 2XYZ आ भी रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। XY का प्रोडक्ट तो 0 होना ही होना है, क्योंकि एक -1 एक 0 एक 1 है। तो किसी ने सही सोल्व किया हो किसी ने गलत सोल्व किया हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर XYZ का प्रोडक्ट आएगा तो वो कितना होगा? 0। क्योंकि एक -1 एक 0 और एक 1 है, तो आए चाहे नहीं आए वो तो 0 होना ही होना है। तो सवाल तो इसी से होना है। चलो ये अपने पास कॉम्प्रिहेंशन था। इसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 पे। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में बताओ किसी का कुछ? ये वैसे ये सारी डेफिनेशन सबने क्लास में लिखा दी थी, मैंने भी क्लास में लिखा दी थी, उम्मीद है ABW सर ने भी क्लास में लिखा दी होगी, है ना। तो बस वो हमें चेक करना है कि भाई किसमें क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो A² बराबर A B² बराबर B आ जाता है, और A² बराबर A B² बराबर B, तो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? आइडेम्पोटेंट। फिर भी एक बच्चा लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इस मैट्रिक्स को चेक करना है। तो मैट्रिक्स को चेक करना है तो हम A² निकाल लें, और A² निकालने के बाद ऑब्जर्व करें कि वो 0 आ रहा है, I आ रहा है या A आ रहा है। उससे डिसाइड हो जाएगा कि ये कौन सा है। बस यही करना है बेटा 8 में, तो है ना। उम्मीद है कि ये कर लोगे तुम। चलो और कोई सवाल किसी को पूछना है जो घर बैठे हैं वो तो यस और नो में बोले बेटा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन, थ्योरी पढ़ेंगे फिर अब आगे। चलो तो जो घर बैठे हैं उन्होंने लिख दिया नो, यस सर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3 तो कल करेंगे बेटा, आज कहाँ अपन ने कल डिसाइड किया था कि एक्सरसाइज 2 पार्ट 3rd और 4th कंप्लीट करेंगे आज, तो बस आज वही करेंगे जो डिसाइड किया था कल। पार्ट 1 तो पहले कब का हो चुका? नहीं, एक्सरसाइज 3 का पार्ट तो होमवर्क में दे रखा होगा ना। अच्छा वो तो अब दूंगा ना होमवर्क, वो तो अब दूंगा यार, उसकी क्यों टेंशन है, वो तो अब देंगे। अभी सवाल देखते हैं कितने एक्सरसाइज 3 में, उसके बाद ही होमवर्क में देंगे। एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट में कितने, सेकंड करेंगे, पहले तो मेंस क्लियर करेंगे। और भाई मेरे में तो 36 सवाल लिखे हुए हैं, तुम्हारे में कितने लिखे हैं? 36 है। अच्छा तो इसमें यह है कि 36 सवाल है, इसमें तुम्हें ओमेगा वाले सवाल नहीं करने हैं। कुछ सवाल होंगे जिसमें ओमेगा लिखा हुआ होगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाले ये कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सवाल हैं, तो इन्हें अभी ना करें। इसके अलावा एक्सरसाइज 3 पार्ट 3rd करनी है अपने को, तो कल अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 पार्ट 3rd।
पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कल अपन डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 36 सवाल है और ये माना जा रहा है कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये ओमेगा वाले जो सवाल हैं ये करीबन 6 सवाल होंगे। ओमेगा से मतलब है, जैसे तुम क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये लिखा हुआ है ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा वाले सवाल। तो इस तरह का ओमेगा जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इस तरह का ओमेगा जिसमें भी यूज हो रहा है वो अभी अपने को नहीं करना है ना। तो ये 4-5 सवाल तुम्हारे कम हो जाएंगे, तो लगभग 31 सवाल होमवर्क में रहेंगे और ये अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब अपना कल का होमवर्क डिसाइड हो गया है। कल अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, जिसमें अपन ओमेगा वाले सवाल अभी नहीं करेंगे। चलो, ये हो गया कल वाला काम। अब इसके बाद आ जाते हैं वो जो मैंने 20 क्वेश्चन लिखे थे उस पे आ जाते हैं, है ना। जो 20 क्वेश्चन लिखे थे उस पे आ जाते हैं। तो अब उसमें अच्छा, तो PA2 वालों के तो 20 अपन ने सोल्व कर ही लिए थे, 19 सोल्व कर लिए थे, सॉरी एक लास्ट वाला अपन ने नहीं किया था उस टाइम। ठीक है चलो, तो अब ये बताओ कि पहले 10 जो सवाल है उसके, उसमें किसी को डाउट? सॉल्यूशन हालांकि ग्रुप पे भेज दिए गए थे, तो पहले 10 सवाल में यहाँ पे जो बैठे उनमें से किसी को डाउट नहीं है? नहीं है। अच्छा, पहले 10 सवाल में जो घर बैठे उनमें से किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ लोग लिख रहे हैं और 10 भी लिख रहे हैं। अच्छा, 8 और 10, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन निकालता हूं मैं। अच्छा यार, मेरा तो ऑर्डर अलग होगा। अच्छा, 8 कौन सा वाला सवाल था? एक मिनट, क्योंकि यार मेरे उस रोज शायद ऑर्डर मेरा कुछ और था और मैंने तुम्हारी कॉपी में से लिखा था ना ऑर्डर। एक मिनट रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा था? अंडर रूट एक्स प्लस बी वाला ना। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो चलो। हाँ भाई, तो एक सवाल पूछा जा रहा है, 8 था अपना पास, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस बी माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए डीएक्स। तो इसमें क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। देखो ये अपन तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी नीचे अंडर रूट होता है तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। जब भी नीचे अंडर रूट होता है तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। तो जैसे ही रैशनलाइजेशन करेंगे ये तो ऊपर आएगा, ये भी ऊपर आएगा, ठीक है, ये ए, और नीचे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/b माइनस है, इसका इंटीग्रेशन x प्लस बी की पावर 3/2/3/2 और इसका इंटीग्रेशन x प्लस ए की पावर 3/2/3/2 प्लस सी। चलो 10वां कौन सा वाला था? 4 प्लस साइन 2x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था अपने पास बेटा 4 प्लस साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे बेटा, 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये 4 सेक स्क्वायर एक्स हो गया और ये हो गया बेटा 2 tan x, और दोनों का इंटीग्रेशन अपने को याद है, सेक स्क्वायर एक्स का तो tan x और tan x का ln mod sec x प्लस c, ये इसका हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx। ये कितना हुआ बेटा? 1/2 dx माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, 1/2 x माइनस 1/2 कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। अरे ये ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, कई बार क्या होता है कोई कमजोर दिल का टीचर हो तो उसको एकदम से, हाँ नहीं आया बताओ, आ सकता है भाई। आप सोचो हम किसकी तैयारी करवा रहे हैं? जेई एडवांस। और अब क्या करें, बताना तो पड़ेगा। चलो 12 के बाद अगला बोलो।
अच्छा ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन क्यूब एक्स वाले में 3 का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। और 4 वाले में पहले साइन स्क्वायर एक्स को बदलेंगे और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, 15। अच्छा जो घर बैठे उनको भी 15 ही पूछना है, ठीक है। घर बैठे वो तो 13 14 भी लिख रहे हैं, ये तो सब कलाकार है तो सारे लिखेंगे। ये तो भाई सॉल्यूशन भी तो भेजे थे, इसे क्या करते हो। सॉल्यूशन थे ना 13 14 के, तो ग्रुप पे डाल दिए थे ना सॉल्यूशन। फिर कमाल है, 13 14 नहीं बता रहे। ये देखो 13 में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा रखा है, कौन सा, साइन 3x कितना होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली अपन ने, कितनी, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ये 13 है। अब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कहां से सोल्व होगा, ये 13 ऐसे हो रहा है। तो इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को क्या कर लेंगे, ओपन कर देंगे। तो 3 टर्म आएगी 1/4 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4 इंटू dx। इसका डायरेक्ट हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर 2x दिक्कत देगा, तो इस कॉस स्क्वायर 2x को कितना लिख देंगे, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। फिर इसका भी हो जाएगा। ये 13 14 था। चलो इसके बाद 15 कौन सा था, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा वाला। अच्छा √3 वाला, हाँ साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स प्लस √3 साइन एक्स। फिर सॉल्यूशन भेजने का क्या फायदा हुआ बताओ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। देखो तो ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी कई बार सीखा है कि जब भी ये √3 आ जाता है, तो √3 आ जाता है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 से। हाँ 1/2 मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये cos x प्लस √3 साइन x, और हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 और ये 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम चाहे तो साइन का फॉर्मूला बनाएं और हम चाहे तो कॉस का फॉर्मूला बनाएं। अगर देखो हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना होगा, dx अपॉन साइन ए कॉस बी, तो ये कॉस बनेगा, तो साइन x प्लस π/6 का फॉर्मूला बनेगा। और हम चाहें तो इसको कॉस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर हम कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी, तो x माइनस π/3। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। डेफिनेट, इसका नाम इंडेफिनेट इसीलिए है क्योंकि आंसर अलग अलग फॉर्म में आएंगे, डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेट तो नाम उसका डेफिनेट इसीलिए रहा है, इसके बाद जब आएगा क्योंकि उसमें आंसर फिक्स आएगा, डेफिनेट निश्चित। तो इसमें आंसर में चेंज आएगा। अब अगर मैं ये लेता हूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक x प्लस π/6, और कॉसेक x प्लस π/6 तो कितना हुआ, कॉसेक का फॉर्मूला क्या लिखा था, अब फॉर्मूले मुझे याद नहीं, मैंने तो लिख दिया एक रोज, अब तो तुम्हें याद रखने, ln कॉसेक x प्लस कॉट x। अच्छा कोसेक x माइनस कॉट x, हाँ वो तो एक ही बात है। ln मोड कोसेक x माइनस कॉट x ही तो, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कोसेक x माइनस कॉट x लिखे या कॉट x माइनस कोसेक x लिखे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मोड के अंदर है। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक x प्लस π/6 माइनस कॉट x प्लस π/6, ये आंसर आएगा प्लस सी। और अगर आप इसमें करेंगे तो ये सेक का बनेगा, और सेक का बनेगा तो फिर सेक एक्स के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आंसर अलग अलग फॉर्म में आएंगे अगर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का।
ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 था। चलो लिख लिया? लिख थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लो, ताकि फटाफट वो करके अपन थोड़ा बहुत नया भी पढ़ लेंगे। एक बच्चा लिख रहा है 20, क्वेश्चन नंबर 20 वाला बता दो भाई। 20 वाला तो बता दूंगा, पर 20 के पहले ये देखो ना, तुम्हारे भाई बहन तो 16, 17, 18, 19, ये देखो उत्कर्ष है, ये तो इसने 16 भी लिख दिया, 17 भी लिख दिया, 19 भी लिख दिया। बेटा उत्कर्ष 16, 17, 19 लिखे, 18 भी लिख दो यार, ऐसे क्या करते हो? एक सवाल क्यों छोड़ा बेटा? इतनी कृपा मत करो पढ़ाने वाले पे बेटा, कि एक सवाल छोड़ दिया आपने, अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ उत्कर्ष का जवाब आ गया, भूल गया था सर। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे भूला मत करो बेटा। ऐसे आज तुम सवाल का डाउट पूछना भूल गए, कल को तुम मान लो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो एडवांस का, और तुमने 16, 17 अटेम्प्ट किया, 18 अटेम्प्ट करना भूल गए, तो देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बच्चा लिख रहा है कि उत्कर्ष तो PA2 का है। अच्छा तो कोई बात नहीं ना बेटा, वो तो महान व्यक्तियों की कमी थोड़ी ना होती, वो तो हर जगह पाए जाते हैं। महान व्यक्ति ऐसे थोड़ी ना है, वो तो हर बेच में होते हैं। और वो जो महान व्यक्ति होते हैं, जो हर बेच में होते हैं, उनको कोई भी पढ़ाए वो महान ही रहते हैं, है ना? तो वो भले मैंने पढ़ाया हो या किसी और ने पढ़ाया, वो तो महान ही रहेंगे बेटा। अब देखो बीच में एक और जने ने अपना ज्ञान दे दिया, ये है अनुपम। अनुपम दिख रहा है सर, डोंट वेस्ट टाइम। देखो अनुपम ने लिखा है कि डोंट वेस्ट टाइम। बेटा जीवन में मुस्कुराना टाइम को वेस्ट करना नहीं होता है। जितना ज्यादा पढ़ना जरूरी है, उतना ज्यादा रिलैक्स रहना भी जरूरी है। वो अरविंद केजरीवाल को देखो, सारा काम धाम छोड़ के 10 दिन के लिए जयपुर आके बैठा है, सिर्फ किसके लिए? रिलैक्स होने के लिए। और मैं तुम्हें क्लास में बैठे बैठे फ्री में रिलैक्स कर रहा हूं, तुम धन्यवाद नहीं दे रहे हो और कह रहे हो टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, अन्याय है। बताओ, मतलब दुनिया कैसे भी नहीं जीने देती है। देखो अभी मैं पढ़ाई जा रहा होता ना, तो उनने कहा बस आता है शुरू हो जाता है ना? अच्छा नहीं लिखता क्या? बस चला जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं कि बच्चा क्या बोल रहा है। अच्छा अब बच्चे की बात सुन लो। अच्छा अब मैं नहीं सुनी इनकी बात, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन वालों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। और सुन लो, जवाब दे दो। उन्होंने कहा, इसीलिए यह है दुनिया, देखो कैसे भी नहीं जीने देती इंसानों को। बताओ क्या है संसार, इसे ही कलयुग कहते हैं बेटा। देखो इसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। साइन एक्स अपॉन कितना है? साइन एक्स माइनस एल्फा इंटू dx। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, 16 जो अपन कर रहे हैं वो, और जो 17 है वो। इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को कि ये देखो, ये जो साइन एक्स है, इसको हम कितना लिखने वाले हैं बेटा? एक्स माइनस एल्फा प्लस एल्फा। कभी कभी तो आंखें भर आती है, इतने बड़े ज्ञान वाले बच्चे होते हैं ना, टाइम वेस्ट। अब क्या बोले मतलब चलो हाँ। अच्छा कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन में जवाब भी नहीं दे पाता बेचारा टीचर, उसको बहुत कुछ कहना होता है, समझो। ऑफलाइन में तो क्या है कि अगर ये ऑनलाइन नहीं चल रहा हो ना, तो जितना बच्चे से रिप्लाई आना उससे 4 गुना टीचर तुरंत दे दे, लो उनने का टाइम वेस्ट हो रहा है, बाहर खड़ा हो जा। अब लेकिन ऑनलाइन है ना, बाहर तो खड़ा कर नहीं सकते हैं और कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इस सवाल पे आते हैं। तो हमने क्या किया? माइनस एल्फा और प्लस एल्फा कर लिया। ये माइनस एल्फा प्लस एल्फा इसकी वजह से करना पड़ेगा अपने को, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सवाल में। तो यहां पे हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, और ये क्या कर दिया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि अनुपम का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि जब सर ने सारे सवालों के सॉल्यूशन भेज ही दिए, तो ये बच्चे सवाल पूछ पूछ के भी तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं।
तो एक उनके लिए भी लिख देता ग्रुप में कि भाइयों टाइम वेस्ट मत करो, सर ने सारे सॉल्यूशन भेज दिए हैं, तो क्यों छोटे छोटे सवाल करके सर का टाइम और अपना टाइम खराब करते हो। उनके लिए कोई मैसेज नहीं डाला है, जबकि मैसेज उनके लिए भी बनना चाहिए था। चलो आ जाओ, अब इस सवाल को सोल्व करते हैं अपन। तो देखो ये इसके नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा, और ये इसके नीचे आएगा तो क्या बचेगा साइन अल्फा और कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू डीएक्स। तो ये कॉस अल्फा तो बाहर आ गया, ये डीएक्स बचा, और इसमें साइन अल्फा बाहर आ गया, और अंदर कितना बचा कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू डीएक्स। दोनों का इंटीग्रेशन अपने को याद है, लिख देंगे। और जो 17वां सवाल बना है 17 नंबर क्वेश्चन, वो इससे एक स्टेप आगे है, मतलब ये मेंस है और वो एडवांस है। इसमें कहीं ना कहीं हिंट यहां से मिल रहा था कि हमें एक्स माइनस अल्फा है तो एक्स माइनस अल्फा और प्लस अल्फा करना है, और जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो इससे एक स्टेप एडवांस है। 17 में हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा किससे, साइन ए माइनस बी से। और जो साइन ए माइनस बी से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, उस ए माइनस बी को कैसे लिखूंगा मैं, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ये जो काम मैं अलग कलर के पेन से कर रहा हूं, इसको तुम लोग भी अलग कलर के पेन से ही करना, क्योंकि इस पूरे सवाल में जो अभी हमने किया है उसमें एक ही स्टेप काम की थी, ये वाली। और ये जो सवाल हम 17 सोल्व कर रहे हैं इसमें भी एक ही स्टेप काम की है, कौन सी, ये वाली। तो इसको जो मैं अलग कलर के पेन से लिखूं ना सवाल में, उस सवाल के सॉल्यूशन की उस स्टेप को तुम भी अलग कलर के पेन से ही लिखना है ना। ऐसा इसलिए कि जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें ये नजर आ जाएगा कि इस पूरे सवाल में एक स्टेप काम की है, और वो कौन सी है, ये वाली, जिसपे हमें ध्यान देना है। बस अब तो क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है किसका, साइन ए माइनस बी का। तो भाई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डीएक्स। चलो बेटा ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब चलो ये देख लो क्या हो गया, ये इसके नीचे आएगा तो कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा tan एक्स माइनस बी इंटीग्रेशन डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके नीचे आएगा तो tan एक्स माइनस ए इंटू डीएक्स, और tan का फॉर्मूला अपन ने याद कर लिया। चलो इसके बाद जो 3 सवाल हैं वो प्रोडक्ट वाले हैं, और प्रोडक्ट को हमें किस में लाना होता है, प्लस माइनस में। प्रोडक्ट को हमें किस में लाना होता है, प्लस माइनस में। तो प्रोडक्ट को प्लस माइनस में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले वाला तो कौन सा है, साइन 2x और साइन 4x साइन 8x। तो इसको प्रोडक्ट में लाने के लिए वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू डीएक्स। 1/2 कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 इसका साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। अब जब यही चीज 3 में आएगी तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 में लगाना पड़ेगा और फिर तीसरे के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस में तो 3 का इकट्ठे का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो जब वो 3 वाला सवाल आएगा तो भी हमें इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही कैसे करना पड़ेगा कि पहले मैं 2 कॉस है कॉस बी, कोई से भी 2 एक साथ ले सकता हूं, लेकिन मैं अच्छा लगता है इसलिए 1 और 3 को साथ में ले रहा हूं, और ये हाफ हो गया और ये dx हो गया। तो पहले इस 2 कॉस ए कॉस बी को साथ लेंगे, और 2 कॉस ए कॉस बी से कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, cos 2x इंटू dx। तो ये कितना बच जाएगा, हाफ cos स्क्वायर 2x dx माइनस हाफ cos 4x cos 2x इंटू dx।
अब ये cos स्क्वायर 2x तो डायरेक्ट स्प्लिट हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वापस क्या लगा देंगे, 2 cos a cos b। ये अपना 19 सवाल था। और इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, एक आध जगह कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो तुम चेक कर लेना उसको, है ना। अब मैं फटाफट 20 करता हूं और काम खत्म करता हूं। अब देखो 10 में जो होता है, तो अगर तुमने पढ़ रखा हो, आवाज नहीं, तो 10 में क्या स्थिति होती है, 10 में तो अपन जानते हैं कि अगर तुम्हें याद हो तो 10 की कंडीशनल आइडेंटिटी कई बार प्रूव करते हैं अपन, तो कैसे करते हैं, हाँ दोनों तरफ 10 लेके। 11th में टिक्नोमेट्री करके कुछ पढ़ा था हाँ, तो जैसे अपन 10 के बहुत सारे रिजल्ट प्रूव करते थे, तो हमेशा हम ऐसे करते थे कि जैसे ये 3a है, ये 3x है, तो इसी तरह अपन ने वहां पे इनइक्वालिटी वगैरह, कंडीशनल आइडेंटिटी वगैरह सब ऐसे ही प्रूव की थी कि इसको x प्लस कितना लिख दिया, 2x, और यहां से हम एक रिलेशन निकालते थे, उसका वहां पे इस्तेमाल करते थे। 10 की कंडीशनल आइडेंटिटी भी इसी तरीके से प्रूव करते हैं, और 10 के बहुत सारे रिजल्ट होते हैं वो भी इसी तरीके से प्रूव करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमें इसी तरीके का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये tan 3x कितना हो गया बेटा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan 3x माइनस 10x tan 2x और tan 3x बराबर 10x प्लस tan 2x। तो यहां से हम अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी tan 3x माइनस 10x माइनस tan 2x इंटू dx। और अब तीनों का इंटीग्रेशन अपने को याद है, तीनों का इंटीग्रेशन याद है भाई। tan 3x का कितना होगा, 1/3 ln mod sec 3x माइनस ln mod sec x माइनस 1/2 ln mod sec 2x प्लस c। ये अपने पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलो जल्दी से लिख के कंप्लीट करो, फिर अपन आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बच्चा लिख रहा है एबीडब्ल्यू सर ने कॉपी में करवाया था सर ये वाला सवाल। अरे बेटा वो तो कोई कुछ भी करवा दे, क्या होता है कि कोई नया टीचर पढ़ाने आता है ना, तो सारे बच्चे उसका टेस्ट लेते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना होता है कि जब कोई भी बैच मर्ज होता है या हम नए बैच में पढ़ाने जाते हैं, तो पहले हमें बच्चों के टेस्ट में पास होना होता है ना। तो बच्चा क्या करता है, वो हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करता है, मतलब उसका पढ़ा हुआ होगा तो भी पूछेगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो भी पूछेगा। मतलब पहले वो क्या करता है कि नए टीचर को अपनाने से पहले कोशिश करता है, उन्होंने कहा कैसे भी करके इसको परेशान कर ले। फिर फाइनली जब वो देख लेता है, उन्होंने कहा ठीक है अब ये परेशान नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है अपन पढ़ लेते हैं। तो अभी मैं वो ट्रायल पीरियड पे चल रहा हूँ, इसलिए मतलब ठीक है तुम परेशान कर रहे हो तो भी मुझे ऐसे मुस्कुराते रहना पड़ेगा। अरे तभी तो टेस्ट में पास होऊंगा, फिर टेस्ट में पास हो जाऊंगा, उसके बाद फिर तुम और हम, है ना। तो फिर क्या है, फिर तो कर लेंगे। तो वो चल रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। वो तो मान लो कि बेच मर्ज होके मेरी जगह एबीडब्ल्यू सर के लग जाता, तो फिर वो जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो टेस्ट लेते वो तो सब कलाकार हो तुम, है ना। पर ऐसा नहीं हो कि हमारा टेस्ट लेने के चक्कर में तुम्हारे 2-4 टेस्ट बिगड़ जाए, है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेना। एक पता लगे हमारे टेस्ट के चक्कर में तुम्हारे 2-4 टेस्ट निकल लिए,
अब पीछे पीछे एक बच्चा सोच रहा होगा, उन्होंने कहा सर हमारे टेस्ट तो वैसे भी निकल ही रहे, तो आपका तो ले ही ले, है ना। खैर चलो, अब इसके बाद आ जाते हैं अपन इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फटाफट हेडिंग डाल लो, इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है। सब्स्टिट्यूशन एक खतरनाक सी दिखने वाली चीज को, जैसे ये देखो, ये कुछ खतरनाक सा लिखा हुआ है, और ये खतरनाक सा लिखा हुआ है एफ ऑफ जी थीटा जी डैश थीटा डी थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, उस खतरनाक से दिखने वाली चीज को क्या कर देता है, आसान। आसान कैसे कर देगा कि जैसे मैं लेट करूंगा इस जी डैश थीटा को कितना एक्स, जी थीटा को कितना लेट करूंगा एक्स, और जैसे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो जी डैश थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा डी एक्स। डिफरेंशिएशन करूंगा तो जी थीटा का जी डैश थीटा, थीटा का डी थीटा और एक्स का डी एक्स। तो ये जो बड़ी सी चीज खतरनाक सी हमें दिख रही थी, ये आसान सी दिखने लग जाएगी एफ एक्स डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन का काम होता है। कि सब्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है कि जो चीज हमें खतरनाक सी दिख रही होती है, आवाज कट गई, कटी तो नहीं यार, आवाज आ तो रही है मेरे ख्याल से पूरी। चलो, तो एफ जी थीटा जी डैश थीटा डी थीटा, जी थीटा को अपन ने कितना ले लिया एक्स, तो जी डैश थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन का काम है कि सब्स्टिट्यूशन एक खतरनाक से दिखने वाले सवाल को क्या बना देगा, आसान। बस, तो ये लिखो और नीचे एक लाइन लिखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। बस सवाल करेंगे अब, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। तो ये लिखो और नीचे एक लाइन लिखो, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। साउंड कहाँ चला गया यार, साउंड तो सही आ रहा है यार। आवाज नहीं आ रही क्या वापिस? अच्छा, नहीं यार ये सब तो लिखने बढ़िया आ रही है, इसका मतलब एक आध जना मेरा टेस्ट ले रहा है। नहीं मैं ध्यान दे रहा हूं यार, तुम पैसे मत करो। हाँ बाकी लोग लिख रहे हैं, सब आ रही है, ठीक है। चलो, तो इंटीग्रेशन बाय यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख लिया तुमने, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। तो इंटीग्रेट दी फॉलोइंग, पहला सवाल लिखो x3 अपॉन नहीं ये मत लिखो, ये लिखो x3 साइन x4 dx, इसको करते हैं। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है x3 x4 dx, तो इसमें क्या करेंगे अपन, किसको टी लेट करेंगे, x4 को टी लेट कर लेंगे। और अगर हम x4 को टी लेट कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना आएगा dt। तो x क्यूब dx कितना आ जाएगा dt बाई 4। तो ये जो इंटीग्रेशन मुझे दिख रहा था, ये इंटीग्रेशन कितना दिखेगा, साइन t dt बाई 4। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और ये क्या था, सिंपलेस्ट था। और साइन t का कितना हो जाएगा, cos t प्लस c। तो यहां पे हम कितना लिख देंगे, 1/4 cos वापिस x क्यूब प्लस c। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि x की पावर 4। अब जो ध्यान देने वाली बात है ना, उस पर समझो बेटा। ध्यान देने वाली बात ये है कि एक स्टेप या तो पूरी x में नजर आनी चाहिए या पूरी t में नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस स्टेप में x भी नजर आ रहा है और t भी नजर आ रहा है। या तो हम पूरा x में रखेंगे या फिर पूरा t में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई टर्म t में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो फिर हमें उसे भी t में कन्वर्ट करना है ना, तभी सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पूरी टर्म को हम किस में कन्वर्ट करें, t में। पूरी टर्म को हम किस में कन्वर्ट करें, t में। चलो अब मैं कुछ सवाल लिखता हूं, नंबर डाल के तुम करना शुरू करो। जो तुम करते जाओगे वो ठीक है, और जो तुमसे नहीं होएगा वो मैं बताता जाऊंगा। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग सोल्व भी करते जाइए, और फिर जहां आप लोग अटकते जाएंगे मैं सोल्व करता जाऊंगा। 3x², पहले अपन आसान आसान ही लिखेंगे, और फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे सवाल थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे।
शुरुआत एकदम आसान से कर रहे हैं अपन। इसके लिए क्या करेंगे, 2 के लिए एक्स क्यूब को कितना लेट कर लेंगे, टी। तो 3x² dx किसके बराबर हो जाएगा, dt। तो इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी प्लस सी। और बस टी की जगह अपन ने किसको लेट किया, एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा। भाई आपको ये देखना पड़ेगा ना कि टर्म, ये एक्स क्यूब का ही तो स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जैसे पिछले सवाल में x4 लिखा हुआ था और उधर एक्स क्यूब लिखा हुआ था। अब जैसे यहाँ पे ये अंडर रूट लिखा हुआ है, तो मेरी कोशिश क्या होगी, अंडर रूट को हटाना। अंडर रूट है तो मेरी कोशिश क्या होगी, अंडर रूट को हटाना। और अंडर रूट कैसे हटेगा, x+2 को टी स्क्वायर लेट कर लूं। देखो ना, अभी ये अपने पास ये है, अगर मैं x+2 को टी स्क्वायर ले लूं तो dx कितना होगा, 2t dt। और उससे फायदा क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह कितना लिख दिया, टी स्क्वायर माइनस 2। अंडर रूट की जगह कितना हो जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर। और dx की जगह कितना आएगा, 2t dt। अब देखो ये सीधे सीधे पोलिनोमल का सवाल बन गया। अंडर रूट को हटाना पड़ेगा ना, अंडर रूट नहीं हटेगा तो सोल्व कैसे होगा, क्योंकि अभी बाय पार्ट्स वगैरह तो अपन ने कुछ भी नहीं सीखा ना। तो अभी तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं x+2 को t ले लूंगा, टी स्क्वायर ले लूंगा, तो dx कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। तो dx की जगह तो 2t dt लिख दिया, अंडर रूट की जगह टी स्क्वायर लिख दिया, x की जगह कितना लिखा, टी स्क्वायर माइनस 2। अब इससे देखो ना, ये एक आसान सी टर्म बन गई ना। ये कितना बन जाएगा, ये t 2t स्क्वायर 2t4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू dt। ये आसान से इंटीग्रेट हो जाएगा। और बाद में t को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, x में। बाद में t को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, x में। x+2 को t लोगे तो फिर अंडर रूट बना रहेगा ना।
हाँ आने को आ जाएगा किसी भी तरीके से, उसमें कर x+2 को t लोगे तो फिर दूसरे वाले x का क्या किया, अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं कर सकते हो। आंसर तो अलग अलग आएगा ऑब्वियसली, सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होगा तो आंसर भी अलग अलग फॉर्म में आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा होगा। हालांकि अब यहां आएगा नहीं आएगा वो नहीं कह सकते, चलो मैं पूरा सोल्व कर दूंगा इसको। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। चलिए जिसका हो गया वो आगे वाले को करने की कोशिश करें, इसके बाद पहले मैं तीसरा वाला सोल्व करूंगा, है ना। हाँ नहीं होगा प्रॉब्लम, वो टेस्ट देने वाले की चिंता होगी ना, अपनी चिंता नहीं होगी वो। चलो अब हम थर्ड वाले को करते हैं, तो जैसे अपन ने इससे किया तो अपना आंसर कितना आ गया, और हो सकता है आंसर सेम भी आए। ये कितना होगा t5/5, और ये कितना होगा t³/3 प्लस c। टी की वैल्यू वापस डालने, टी कितना है अपने पास √x+2 और ये कितना है √x+2 3/3 प्लस c। अब मान लो जरूरी नहीं है कि मैं सब्स्टिट्यूशन यही लगाता हूं, चाहते हैं x+2 को कितना लेना चाहते हैं t, तो dx किसके बराबर आ जाएगा dt के। तो अब ये सवाल कितना हो जाएगा भाई, ये सवाल है x√x+2 dx, तो x की जगह कितना आएगा t-2, और ये √t हो गया इंटू dt हो गया, तो ये t की पावर कितना हो गया 3/2 -2 t की पावर 1/2 इंटू कितना हो गया dt, t की पावर 3/2 का t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 -2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब t की वैल्यू यहाँ पे √x+2 डाल दो तो यहाँ पे आंसर सेम ही आएगा, यहाँ पे आंसर सेम ही आएगा। तो आंसर सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है ना। यहाँ आंसर सेम आ रहा है, देखो t की पावर 5/2, तो t की वैल्यू पुट कर दो √x+2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है सेम। तो आंसर सेम भी आ सकता है, आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। चलो 3 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। चलो हाँ इसमें अपन किसको टी ऐड करेंगे, ln x को। अब देखो इस सवाल को मैंने दो तरीके से लिख रहा है, कई बार सवाल लिखने वाला तुम्हें परेशान भी कर सकता है ना। और थर्ड वाला तो हटा दू, बोर्ड पे से लिख लिया सबने, क्या हुआ कहां से आवाज आई है, किसने पुकारा मुझे, लिख लिया ना वो। अच्छा थर्ड वाला हटा दो ना बोर्ड पे से, हाँ चलो अब ध्यान दो, 4 पे आते हैं अपन ln x/x और d(ln x/dx)। देखो ये दोनों चीजें एक ही लिखी हुई है, अगर आप d(ln x) का मतलब निकालेंगे तो d(ln x) का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, और डिफरेंशिएशन ऑफ ln x कितना होगा 1/x dx, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x कितना होगा 1/x dx। तो कई बार सवाल ऐसे लिखे तो आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं भाई d(ln x) मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x dx। तो चाहे मैं सवाल वो लिखूं चाहे मैं सवाल ये लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप समझो ये लिखा हुआ है ln x/x dx, मुझे तो इसी को सोल्व करना है ना। तो इसमें मैं ln x को कितना ले लूंगा t, तो 1/x dx कितना हो जाएगा dt। तो देखो ln x को तो t लिया, 1/x dx कितना हो गया dt हो गया, तो i बराबर कितना हो गया t²/2 प्लस c, तो i बराबर कितना हो गया ln x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c।
हाँ अभी देखते हैं उसको बेटा। चलो ये 4 तक सबका कंप्लीट हो गया तो डन बोलो। फिर 5 और 6 हो गया सबका। यहाँ बैठे उनका सबका हो गया 4 तक। घर बैठे उनका सबका हो गया 4 तक। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ मैंने कौन सा सवाल लिखाया था? अच्छा x प्लस 1/x वाला। तो x प्लस 1/x अंडर रूट x प्लस ln x। अब देखो जनरली हम कोशिश यही करते हैं, अंडर रूट जब भी आता है ना तो उसके अंदर वाली क्वांटिटी को ही t ले लेते हैं। हो सकता है हर बार ये मेथड काम ना करे, बट जनरली ये काम करता है। तो x प्लस x बराबर dt। तो ये क्या टर्म बन गई? x प्लस 1/x dx किसके बराबर आ गया? dt। x प्लस 1/x dx dt, तो dt अपॉन रूट टी। अब आप चाहते तो x प्लस एल एन एक्स को टी स्क्वायर भी ले सकते थे, और x प्लस एल एन एक्स को टी भी ले सकते हो, है ना? आंसर सेम ही आया, और हो सकता है डिफरेंट भी आया, तो उसके लिए अपने को दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इंडेफिनेट कर रहे हैं। तो सेम आए डिफरेंट आए उसकी चिंता ही नहीं करनी। बस अब ये टी की पावर -1/2 हो गया एक तरह से, और क्या है? तो टी की पावर -1/2 का टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो आई बराबर कितना हो गया बेटा? 2t अंडर रूट x प्लस एल एन एक्स प्लस सी। ये अपने पास 5 नंबर था। 6 कौन सा लिखा था? इंटीग्रेशन ऑफ क्या था? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब इसमें तो नजर आ ही रहा है, किसको टी लेट कर लेंगे? साइन एक्स को। और साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो कॉस एक्स dx कितना हो जाएगा? dt। साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो कॉस एक्स dx कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। बस अब तो आ जाएगा आसानी से। कितना बन जाएगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt, आई इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब प्लस सी। आंसर। चलो अगला सवाल लिखते हैं कुछ। हो गया? चलो अब ध्यान दो। 6 लिख लिया ना? अब देखो ध्यान दो इधर।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि देखो, अब अपन कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है। जैसे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है। अब कोई कहे कि यार मैं कॉस एक्स को टी लेट करना चाहता हूं, या मान लीजिए साइन एक्स को टी लेट कर रहा है, तो कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी। भाई इसमें ऐसे तो कुछ पता लग ही नहीं रहा कि मैं किसको लेट करूं, किसको टी लेट करूं। तो मान लीजिए मैंने साइन एक्स को टी लेट कर लिया, तो कॉस एक्स डी एक्स किस में चला गया, डी में। तो आप समझो इस बात को, ये साइन एक्स को टी लेट किया, ये टी हो गया, एक कॉस एक्स डी एक्स डी टी पे चला गया, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स अभी बच रहा है बेटा यहाँ पे, है ना। एक कॉस स्क्वायर एक्स अभी बचेगा, तो इस कॉस स्क्वायर को किस में बदलना पड़ेगा, साइन स्क्वायर में। तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलूंगा मैं, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब वैसे इसके बाद यही स्टेप लिखनी थी हमें, है ना, ये नहीं लिखनी थी। आंसर किस में आया है, साइन की टर्म में आया है। अभी आंसर किसके टर्म में आया है, साइन की टर्म में आया है। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऐसे करता। कोई कहे कि उन्होंने कहा सर आपने तो साइन को टी लिया है, कोई बात नहीं, मेरा मन तो कॉस को टी लेने के लिए कर रहा है ना। मेरा मन तो क्या कर रहा है, कॉस को टी लेने के लिए कर रहा है। तो ठीक है, उसका मन कर रहा है तो अपन कॉस एक्स को भी टी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कॉस एक्स को टी लेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी। तो अब देखो इंटीग्रेशन किस में ब्रेक होगा, साइन क्यूब एक्स, तो एक साइन एक्स डी एक्स तो डी टी में चला जाएगा। तो एक साइन स्क्वायर एक्स को कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को टी के एस, और ये माइनस डी टी। ये समझ में आती है स्टेप जो मैंने लिखी। अब हम क्या कर रहे हैं कि cos x को कितना ले रहे हैं, t। वहां मैंने sin x को t लिया। अब ये तो डिपेंड करता है कि मैं क्या करूं, हो सकता है मैं cos x को t लूं, तो मैंने cos x को कितना ले लिया, t। अब cos x को t लिया तो माइनस sin x dx कितना हो गया, dt। तो एक sin x dx तो dt में चला गया, cos क्यूब x की जगह t क्यूब आ गया, और एक sin स्क्वायर x बचेगा, जिसको मैंने कितना लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो आई कितना आ गया बेटा, वो आंसर साइन की टर्म में है, यहाँ पे आंसर कॉस की टर्म में है। अब हालांकि ऐसा नहीं है, हम इस आंसर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको वो लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और फिर फॉर्मूले वॉर्मूले लगाएं, है ना, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें ये सब नहीं करना है। क्योंकि देखो बोर्ड में जो सवाल आते हैं वो तो आप इससे करो, इससे करो, सही करोगे पूरे नंबर मिलेगा। भाई बोर्ड में सवाल आएगा इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट करके आंसर तो लिखेगा नहीं, तो हम इससे करके आए, हम इससे करके आए, आंसर सेम आना ही आना है। बोर्ड में कोई दिक्कत है ही नहीं। लेके आया होगा, साइन में ऑप्शन लिखा हुआ है तो साइन एक्स को टी लेके आया होगा। सही है बस। तो मेंस एडवांस में तो और आसान है, क्योंकि वो ऑप्शन जिसकी टर्म्स में ला रहा है बस उसी को टी लेट करना है, वहां और आसान काम रहेगा। और बाकी आपकी इच्छा है जैसे भी सोल्व करें, है ना। अब लेकिन मान लो ये अपने साइन एक्स को टी लिया, आंसर यहां आ गया, कॉस एक्स को टी ले लिया, आंसर यहां आ गया, और कुछ का मन इससे भी नहीं भरा, है ना। क्योंकि कहां भरता मन, जैसे मैं देख रहा हूं कि अभी ऑनलाइन है, एक दो बच्चों का मन नहीं भरा, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं, उनका मन अभी नहीं भरा, है ना। अब पता नहीं 1-2 दिन लगेंगे उनका मन भरने में, तो अभी उनका मन नहीं भरा, है ना। तो अब जैसे मान लो ऐसे कोई बच्चा हो जिसका मन भर ही ना रहा हो, और ने कहा सर तो ये साइन एक्स कॉस एक्स है, और ये दोनों सवाल लिख लिए, लिख लो। हाँ मान लो, लिख लो इनको सवालों को। मान लो कि अब उसका मन इससे भी ना भरा, उसने कहा सर अपना नहीं भरा अभी मन, और मन नहीं भरा वो कहे कि सर हम तो साइन एक्स कॉस एक्स देखते ही साइन 2x लिख देते हैं, है ना। वो अलग बात है जब खुद करता हो तो कभी नहीं लिखता हो, है ना। पर कहते उन्होंने कहा सर साइन एक्स कॉस एक्स है,
और हम तो साइन एक्स कॉस एक्स देखते हैं, क्या लिख देते हैं, साइन 2x। तो लिख दे भाई, साइन 2x लिख दे। तो ये साइन एक्स 2 का क्या बन जाएगा, होल क्यूब। साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब है, तो साइन 2x/2 का क्या हो गया, होल क्यूब। अब ये जो बना, ये 1/8 तो बाहर आ गया, और ये बन गया साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x। तो अब ये इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, साइन क्यूब x का किया अपन ने, किसके फॉर्मूले से, 3 थीटा के फॉर्मूले से। साइन 2x का किया अपन ने किसके, 3 थीटा के फॉर्मूले से। तो वही 3 थीटा के फॉर्मूले से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। नजर तो आता है इधर का, ठीक है, कि भाई साइन 3 थीटा, मैं तो 3 थीटा का लिख लेता हूं, कितना होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये इधर गया तो 3 साइन थीटा 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4 इंटू dx। 3 थीटा हो जाएगा ना, तो 2x का कितना हो जाएगा 6x। इससे भी आएगा, तो इससे आंसर 2x और 6x के फॉर्म में आ जाएगा। 2x और 6x की फॉर्म में आ जाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लगेंगे, आंसर अलग अलग आएंगे, बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे आंसर किसके टर्म्स में आ जाएगा, cos 2x और cos 6x के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये 7 हो गया। 9 में 8 मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया, 9 और लिख दिया। एक और सवाल लिख देता हूँ 10, है ना, क्योंकि अभी अपन ज्यादा शीट का होमवर्क तो लेंगे नहीं, क्योंकि पहले अपन मैट्रिक्स की शीट पूरी करेंगे। तो मैंने इसको हटा देता हूं। तो मैं करने के लिए इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। बच्चे हुए 2 सवाल कौन कौन से हैं, एक तो 7 है, 8 है, मतलब 7 तो मैंने कर दिया, 8 और 9 है ना, और 10 और मैं लिख के जाता हूं। चलो 10 और 9 तो मैं ही समझाऊंगा, रहने दो तुम, तो बस ये 2 ही सवाल ही है, ये तो मुझे ही समझाने पड़ेंगे। चलो तो ज्यादा नहीं लिखते, यहीं तक लिखते हैं। तो ये मैंने लिख दिए हैं, और अब अपन कल मैंने एक तो 3 दे ही दिए तुम्हें, और एनसीईआरटी भी कल डिस्कस करने का टर्न है ना। तो कल अपन एनसीईआरटी में 7.1 और 7.3 ये डिस्कस करेंगे। 7.2 कल वाले होमवर्क में दूंगा, 7.2 अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो कल अपन डिस्कस करेंगे 7.1, 7.3 और एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड वाला, है ना। और देखो मेरी बात को ध्यान रखना, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई बुक नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी ईमानदारी से बनाओगे तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी बहुत बेहतर है। तो अगर ईमानदारी से एनसीईआरटी बनाओगे तो तुम्हारी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी फिर तुम्हारा मन है, मैं तो सलाह दे सकता हूँ, है ना, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। तो सलाह यही है कि इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी अच्छे से बनाए, क्योंकि उससे आसान सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा ये होगा, हमें थोड़ा सा मन में विश्वास रहेगा कि हाँ 2 चैप्टर की बोर्ड की टेंशन भी नहीं है अपने को, अपने एनसीईआरटी पूरी बना ली है। बाकी सवालों की प्रैक्टिस तो अपनी डीपीपी शीट से हो जाएगी, है ना। चलो तो यहीं तक होमवर्क है, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। नहीं, वो 2 सवाल तो लिख दिए ना, वो तो करने तुम्हें ट्राई करना, वो तो मैं कल बताऊंगा उनके आंसर, तो है ना। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, 10 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो मैं समझाऊंगा, 10 11 वो तुम्हें दूंगा तो गड़बड़ होगी, इसलिए 10 नहीं लिख रहा हूं, है ना।
10 और 11 का एक पेयर है, जो पेयर मुझे एक साथ समझाना होता है, इसलिए 10 नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, चलो चलो तो ठीक है बेटा, ठीक है।